आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने आज कई तरह के स्रोत हैं, देश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार और एक बड़ा हिंदी दैनिक। हाँ, और इन सबको एक साथ देखने पर एक बड़ी तस्वीर उभरती है कि भारत के पावर स्ट्रक्चर, इसकी महत्वाकांक्षाएं और इसकी आत्मा तीनों में एक साथ कैसे बदलाव आ रहा है। बिल्कुल, मतलब आज की चर्चा सिर्फ खबरों का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, ये एक तरह से 3 मोर्चों पर भारत की कहानी है। पहला मोर्चा है शासन और अधिकार का, जहां सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले ये तय कर रहे हैं कि ताकत का संतुलन किसके पक्ष में झुकेगा। और दूसरा मोर्चा भविष्य का है, जिसे विशाखापत्तनम जैसे शहर गढ़ रहे हैं। और तीसरा मोर्चा पहचान का है कि इस भागदौड़ में भारत अपनी जड़ें कहाँ तलाश रहा है। तो चलिए पहले मोर्चे से ही शुरू करते हैं, यानी शासन, न्याय और अधिकार का ये जो ताना बाना है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली है। हाँ, और उन्होंने आते ही अपनी प्राथमिकता भी साफ कर दी है। वही सुप्रीम कोर्ट में जो 90,000 से ज्यादा मामले अटके पड़े हैं, उन्हें निपटाना। और उनके कार्यकाल की शुरुआत होते ही सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है जिसका असर आने वाले कई सालों तक केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर पड़ेगा। आप राज्यपाल की शक्तियों वाले मामले की बात कर रही हैं? हाँ, ये हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। ये अनुच्छेद 200 वाला मामला, जिस पर हमेशा बहस होती है कि विधानसभा से पास हुए बिल पर राज्यपाल कब तक फैसला ले सकते हैं। तो कोर्ट ने अब क्या साफ किया है? कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल जब किसी बिल पर विचार करते हैं तो उनका विवेक, मतलब उनका डिस्क्रेशन, बहुत मायने रखता है। और अदालत इसमें आसानी से दखल नहीं दे सकती। बिल्कुल। इसका असली मतलब ये है कि अगर किसी राज्य की सरकार कोई ऐसा बिल पास करती है जो केंद्र की नीतियों से शायद मेल नहीं खाता, तो राज्यपाल अब उस पर फैसला लेने के लिए ज्यादा समय ले सकते हैं या उसे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, और इस देरी पर आसानी से सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। सही पकड़ा। यानी वो जो एक तर्क दिया जाता था डीम्ड असेंट का, कि अगर राज्यपाल किसी बिल पर बहुत देर तक कोई फैसला ना ले तो उसे अपने आप मंजूर मान लिया जाना चाहिए। उस धारणा को एक तरह से खारिज कर दिया है। अच्छा। अदालत ने साफ कहा है कि डीम्ड असेंट या स्वतः मंजूरी जैसी कोई चीज संविधान में नहीं है। ये राज्यों के लिए एक झटका हो सकता है, क्योंकि अब उनके पास राज्यपाल पर जल्दी फैसला लेने का दबाव बनाने का कोई सीधा कानूनी रास्ता नहीं होगा। हाँ, ये केंद्र राज्य संबंधों में शक्ति के संतुलन को थोड़ा केंद्र की तरफ झुकाता है। ये तो शासन के ढांचे से जुड़ी बहुत अहम बात है। और इसी कड़ी में चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा एक और मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। वो 2,000 रुपए से कम के गुमनाम नकद चंदे का मामला। हाँ, ये भी पारदर्शिता से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। याचिका में कहा गया है कि ये जो 2,000 रुपए से कम के चंदे को बिना नाम बताए लेने की छूट है, ये काले धन को सिस्टम में लाने का एक चोर दरवाजा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हाँ, ये मामला दिखाता है कि अदालतें सिर्फ कानून की व्याख्या ही नहीं कर रहीं, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने की कोशिशों में भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। और जब बात पैसे और कानून की हो रही है, तो संदेशरा बंधुओं वाला मामला तो और भी ज्यादा उलझावा लगता है। हाँ, वो तो है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का ऑफर दिया है कि अगर वो बैंकों का 5,100 करोड़ रुपए चुका दें तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला बंद हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी नैतिक और कानूनी बहस छेड़ता है। एक तरफ जनता का पैसा जो बैंकों का है वो वापस आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ क्या इससे ये संदेश नहीं जाता कि अगर आपके पास हजारों करोड़ रुपए हैं तो आप धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराध करके भी सिर्फ पैसा लौटाकर बच सकते हैं? सही बात है। एक आम आदमी अगर छोटी सी चोरी करे तो उसे सजा होती है। ये तो न्याय बनाम वसूली का एक क्लासिक केस बन गया है। बिल्कुल। और ये शक्ति संतुलन की बात सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर भी दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय यात्री को चीन में रोकने वाली घटना, ये तो सीधी सीधी दादागिरी लगती है। ये सिर्फ एक यात्री को रोकने की घटना नहीं है, ये चीन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसे लॉफेयर कहते हैं। लॉफेयर? हाँ, मतलब कानून और नियमों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करना। वो अरुणाचल पर अपना दावा जताने के लिए एक आम नागरिक को परेशान कर रहे हैं। तो भारत ने इस पर क्या रुख अपनाया है? बहुत सख्त रुख। भारत ने इसे शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का उल्लंघन बताया है। ये कन्वेंशन क्या है, आसान भाषा में?
देखिए, ये हवाई यात्रा के अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं जो कहते हैं कि आप किसी भी यात्री को उसकी राष्ट्रीयता या उसके देश के किसी हिस्से पर राजनीतिक विवाद के चलते रोक नहीं सकते। हवाई यात्रा को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। और चीन ने इस नियम को तोड़ा है। हाँ, और भारत इसी को आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रख रहा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कानून और नियमों की व्याख्या से देश के पावर स्ट्रक्चर में अंदरूनी और बाहरी तौर पर बदलाव आ रहा है। लेकिन ये तो हुई सत्ता की बात। असली बदलाव तो जमीन पर हो रहा है, जहां भारत का आर्थिक और तकनीकी भविष्य गढ़ा जा रहा है। और स्रोतों में एक शहर की कहानी है जो शायद इस नए भारत का सबसे बड़ा प्रतीक बन रहा है, विशाखापट्टनम यानी वाइजैग। ये कहानी वाकई कमाल की है। हम हमेशा बैंगलोर, हैदराबाद या पुणे को भारत का टेक हब मानते हैं, लेकिन वाइजैग चुपचाप सबको पीछे छोड़ रहा है। आंकड़े तो यही बताते हैं। गूगल अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा $15 बिलियन का एआई हब यहां बना रहा है। और रिलायंस 1 गीगावाट का एआई डेटा सेंटर लगा रहा है। लिंक्डइन कह रहा है कि ये भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला नॉन मेट्रो शहर है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल वही है, वाइजैग ही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वहां जमीन सस्ती है, या सरकार छूट दे रही है, या कुछ और भी है? स्रोतों से जो बात निकल के आ रही है वो बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ पैसे या छूट की कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? वाइजैग एक नया मॉडल पेश कर रहा है। यहाँ का शांत माहौल, महिलाओं के लिए ज्यादा सुरक्षा और एक बेहतरीन टैलेंट पूल, खासकर अंग्रेजी बोलने वाले स्किल्ड लोग। और इसमें वो नौसेना वाली बात भी है ना? हाँ, वो एक अनोखा योगदान है शहर की बड़ी नौसेना उपस्थिति का। नौसेना का टेक हब से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। नौसेना की वजह से शहर में एक अनुशासन का माहौल है। एक पढ़ा लिखा तबका है जो रिटायरमेंट के बाद भी वहीं बस जाता है, और उनके परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। तो एक काम एंड केपेबल, मतलब शांत और सक्षम इकोसिस्टम बनता है। बिल्कुल। ये बैंगलोर की भागदौड़ वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग है। कंपनियां अब सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि अपने कर्मचारियों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ढूंढ रही हैं, और वाइजैग वो दे रहा है। लेकिन क्या ये तस्वीर कुछ ज्यादा ही गुलाबी नहीं है? क्या स्रोतों में ट्रैफिक, पानी की कमी या बढ़ती आबादी जैसी चुनौतियों का कोई जिक्र है? ये बहुत वाजिब समाद है। अभी के स्रोतों में इन चुनौतियों पर ज्यादा जोर नहीं है, लेकिन ये इशारा जरूर है कि शहर को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम करना होगा। मतलब अगर गूगल और रिलायंस जैसे बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, तो शहर पे दबाव भी उतना ही ज्यादा पड़ेगा। हाँ, वाइजैग की असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। क्या वो इस ग्रोथ को टिकाऊ बना पाता है या नहीं? और ये जो भविष्य बनाने की कहानी है, ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी एक ऐसी ही खबर है। लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज ने एक कंपनी रेनालिक्स हेल्थ सिस्टम्स को खरीदा है, जो भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी एआई वाली स्मार्ट हीमोडायलिसिस मशीन बनाती है। ये मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। हीमोडायलिसिस एक बहुत जटिल तकनीक है, और अब तक हम काफी हद तक विदेशी मशीनों पर निर्भर थे। और ये एआई और क्लाउड सक्षम मशीन है। हाँ, तो ये न सिर्फ मरीजों का बेहतर इलाज कर सकती है, बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी डेटा इकट्ठा करके डॉक्टरों की मदद कर सकती है। ये भारत को मेडिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भविष्य की तस्वीर तो बहुत चमकदार है। एआई हब, स्मार्ट मशीनें, और अगर हम और भी आगे देखें तो विज्ञान के क्षेत्र से एक खबर तो कल्पना से भी परे लगती है। आप उस मॉस यानी काई वाली खबर की बात कर रहे हैं? हाँ, कि उसके बीजाणु अंतरिक्ष में 15 साल तक जिंदा रह सकते हैं। हाँ, ये खबर पढ़कर तो मैं भी हैरान रह गई। अंतरिक्ष का खतरनाक माहौल, जहाँ जानलेवा रेडिएशन है, तापमान माइनस में चला जाता है, वहाँ काई के बीजाणु मतलब स्पोर्स न सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि वापस पृथ्वी पर आकर अंकुरित भी हो गए। ये दिखाता है कि जीवन हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीला है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम भविष्य में मंगल ग्रह पर काई उगा सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ। ये खोज टेराफॉर्मिंग की दिशा में एक बड़ा संकेत है, यानी दूसरे ग्रहों को इंसानों के रहने लायक बनाने की प्रक्रिया। अच्छा। अगर काई जैसे साधारण जीव वहां पनप सकते हैं, तो वो धीरे धीरे वहां के मिट्टी और वातावरण को बदल सकते हैं, जिससे भविष्य में दूसरे पौधे उगाना संभव हो सकेगा। मतलब ये दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। बिल्कुल। ये भविष्य की तस्वीर तो बहुत ही रोमांचक है। लेकिन इस तेजी से भागते हुए भारत की आत्मा कहाँ बसती है? आज के स्रोतों में दो ऐसी खबरें हैं जो हमें बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में ले जाती हैं। एक गुजरे हुए कल की सुनहरी यादों में, और दूसरी हजारों साल पुरानी परंपराओं में। आप अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की बात कर रही हैं।
90 साल की उम्र में उनका जाना भारतीय सिनेमा के एक पूरे युग का अंत है। उनका करियर 6 दशकों तक फैला रहा, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खास बात ये थी कि उन्होंने हर पीढ़ी के साथ खुद को जोड़ा। 1960s के दशक के रोमांटिक हीरो से लेकर शोले के एक्शन हीरो तक, और फिर हाल की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक संवेदनशील किरदार तक। उन्होंने एक ऐसे ही मैन की छवि बनाई जो उस दौर के भारत के लिए बहुत नई थी। उनकी विरासत सिर्फ सिनेमा नहीं, बल्कि एक पूरे दौर की उम्मीदों और आकांक्षाओं से भी जुड़ी है। सही कहा, उनका जाना एक सांस्कृतिक अध्याय का बंद होना है। बिल्कुल। और एक तरफ आधुनिक संस्कृति के इस प्रतीक का जाना है, तो दूसरी तरफ दैनिक जागरण जैसे हिंदी अखबार में आज भी भारत के प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों पर लेख छप रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा। एक लेख सीताराम विवाह को सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति का मिलन बताता है, जो समाज के लिए एक आदर्श है। और एक दूसरा लेख श्रीमद् भगवत गीता को सार्वकालिक और सार्वभौमिक प्रेरणा का स्रोत कहता है। मतलब ऐसी प्रेरणा जो हर जमाने और हर जगह के लिए। ये दोनों बातें एक साथ कितनी अलग लगती हैं, है ना? एक तरफ धर्मेंद्र की विरासत जो पिछले 60-70 सालों के भारत की कहानी कहती है, और दूसरी तरफ ये हजारों साल पुराने विचार जो आज भी समाज के एक बड़े हिस्से को रास्ता दिखाते हैं। हाँ, देखिए, ये विरोधाभास नहीं बल्कि भारत की असलियत है। यही भारत की खासियत है कि यहाँ आधुनिकता और परंपरा एक साथ चलती हैं। मतलब एक तरफ हम वाइजैग में एआई हब बना रहे हैं, और दूसरी तरफ समाज अपनी नैतिक और भावनात्मक मजबूती के लिए आज भी राम और कृष्ण के आदर्शों में जवाब ढूंढ रहा है। ये दिखाता है कि भारत का भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इन दोनों धाराओं के संतुलन से ही तय होगा। लेकिन इस सुनहरी सांस्कृतिक तस्वीर और आर्थिक तरक्की की चकाचौंध के बीच एक स्याह हकीकत भी है जो आज के स्रोतों में सामने आई है। महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में कुपोषण की खबर। हाँ, वहाँ बच्चों और माताओं की मौत का सिलसिला अब भी जारी है। और ये खबर हमें जमीन पर ले आती है। ये हमें याद दिलाती है कि बड़े बड़े आदर्शों और आर्थिक विकास के आंकड़ों के बावजूद हमारे बुनियादी चुनौतियां अभी भी कितनी गंभीर है। दशकों से योजनाएं चल रही हैं, पैसा खर्च हो रहा है, फिर भी ये समस्या ज्यों क्यों है। तो विशेषज्ञ इसका क्या समाधान बता रहे हैं? कमी कहाँ है? विशेषज्ञों का साफ कहना है कि इसका समाधान सिर्फ अनाज या पैकेट वाला खाना बांटना नहीं है। असली जरूरत है एक मजबूत और समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने की। एक ऐसी व्यवस्था जो गर्भवती महिला की देखभाल से लेकर बच्चे के जन्म, उसके टीकाकरण और शुरुआती सालों के पोषण तक हर कदम पर उसके साथ हो। बिल्कुल, ये चुनौती हमें बताती है कि असली विकास सिर्फ सड़कों और डेटा सेंटर से नहीं बल्कि देश के सबसे कमजोर नागरिक के स्वास्थ्य से मापा जाता है। और देश की सुरक्षा की बात करें तो अंत में रक्षा तैयारियों से जुड़ी एक खबर है जो आत्मनिर्भर भारत की कहानी को और मजबूत करती है। नौसेना में INS माहे का शामिल होना। हाँ, ये पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए बनाया गया एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर जहाज है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 80% स्वदेशी है। इसे साइलेंट हंटर यानी चुपचाप शिकार करने वाला कहा जा रहा है। उथले पानी का जहाज कहने का क्या मतलब है? इसकी क्या खासियत है? देखिए, उथले पानी का जहाज का मतलब है जो हमारे तटीय इलाकों में जहां समुद्र ज्यादा गहरा नहीं होता वहां प्रभावी ढंग से काम कर सके। ये इसलिए जरूरी है? ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि दुश्मन की छोटी और आधुनिक पनडुब्बियां अक्सर इन्हीं रास्तों से हमारे बंदरगाहों या महत्वपूर्ण ठिकानों के पास आने की कोशिश करती हैं। INS माहे ऐसे खतरों को चुपचाप ढूंढकर नष्ट कर सकता है। और इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तीनों सेनाओं के तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने सेना, नौसेना और वायुसेना को भारत की रणनीतिक ताकत की त्रिमूर्ति कहा। उनका ये बयान आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य के युद्ध किसी एक सेना द्वारा नहीं लड़े जाएंगे, वो जमीन, आसमान, समंदर, साइबर स्पेस और आउटर स्पेस हर जगह एक साथ लड़े जाएंगे। तो ऐसे में तीनों सेनाओं का एक होकर काम करना, जिसे सिनर्जी या जॉइंटनेस कहते हैं, वो भारत की सबसे बड़ी ताकत होगी। बिल्कुल, INS माहे जैसी आत्मनिर्भर तकनीक और त्रिमूर्ति जैसी सोच, यही मिलकर भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो आज की चर्चा का सार यही है। एक तरफ कानूनी व्याख्याएं हैं जो शासन और अधिकारों के मायने बदल रही हैं। दूसरी तरफ वाइजैग जैसे शहर हैं जो भारत के तकनीकी भविष्य की नई इबारत लिख रहे हैं। और इन सबके बीच देश अपनी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सच्चाइयों के साथ जूझ रहा है। हाँ, आज के स्रोतों ने हमें कई तरह के सिस्टम को बदलते हुए दिखाया। कानून, अर्थव्यवस्था, समाज,
एक स्रोत में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की बात की गई है, यानी शब्दों, इरादों और नतीजों में कोई फर्क न हो। आज श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, इस तेजी से बदलती दुनिया में जनता का भरोसा कौन जीतेगा? क्या वो कानूनी व्यवस्था जो ताकत का संतुलन बनाती है, या वो तकनीकी तरक्की जो बेहतर जिंदगी का वादा करती है, या फिर वो सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य जो हजारों सालों से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं? और इन तीनों क्षेत्रों में उस ईमानदारी का असली मतलब व्यवहार में क्या है?